बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम थोड़ी सी दिलचस्प सी ख़बरें आपके साथ पहले शेयर करते हैं। नाज़रीन, मलेशिया में एक शौहर ने अपनी ही गाड़ी चोरी होने का बहाना बना लिया। आपको पता है किस लिए बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ जो है ना शॉपिंग पे बाहर जाऊँ। अक्सर नाज़रीन, जो ख़वातीन के साथ जो मर्द होते हैं वो अपनी शॉपिंग उनके साथ करना पसंद नहीं करते, ना उनके लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि हम अपनी बेगम के साथ जो है ना बैग्स पकड़ के उनके पीछे पीछे शॉपिंग करवाएं, तो उनसे जान छुड़वाते हैं। तो इसीलिए जब उसको शॉपिंग पे जाना था तो हस्बैंड ने कहा कि मेरी गाड़ी जो है ना वो चोरी हो गई है। बेगम ने फ़ौरन जो है ना पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। फिर पुलिस ने आके ये सारी इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि हस्बैंड ने ख़ुद ये बहाना लगाया था कि मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है, क्योंकि वो शॉपिंग पे नहीं जाना चाहते थे अपनी बेगम के साथ। दुनिया में बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाक़े होते हैं। मैं आपको रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानियाँ जो है ना वो सुनाती रहती हूँ। और एक और मज़े की ख़बर, बीमारी की छुट्टी लेने वाले शख्स को नाज़रीन कंपनी से, जैसे उन्होंने देखा ना कि ये भागता दौड़ता है, हर वक्त छुट्टियां करता रहता है, तो उन्होंने उसको फारिग कर दिया। अब ये जो शख्स था ना, ये 2 बार बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले चुका था कि अपनी कंपनी से, अपने ऑफिस से। जब तीसरी बार वो अपनी कंपनी में जा ही रहा था, वो भी छुट्टी लेने के लिए, तो अभी कंपनी में एंटर भी नहीं हुआ था, तो बाहर से ही ना वो भागता हुआ चला गया। तो कंपनी ने CCTV फुटेज में देखा और उन्होंने क्या किया, अदालत में जाके इसके ख़िलाफ़ केस किया कि ये जो है ना 2 बार इतनी छुट्टियां लेके जो है ना ये भाग गया। बल्कि एक बार इसने जो कमर दर्द का बहाना बनाया तो बाहर से भागता हुआ हमने इसको देखा भी है। वो गलती से भूल के ना कंपनी के बाहर आ गया था कि मैंने तो आज छुट्टी ली है कमर दर्द के बहाने से, तो वो कंपनी के कैमरे में CCTV में उसको देख लिया गया, तो फिर उन्होंने उसके ख़िलाफ़ केस कर दिया। और आपको पता है हमारे भी इधर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई बहाना करके छुट्टी करते हैं। मैं रोज़ उनको ये बात करती हूँ कि देखें, एज़ जैसे हम लोग लाइव जा रहे होते हैं और हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। लाहौर में पानी भर गया सड़कों में, मेरी नई गाड़ी के अंदर पानी आ गया, तो मैं उसको कश्ती बना के जो है ना लेकर आ गई डिफेंस से यहाँ तक। तो मैं ये कह रही थी कि भाई कहीं से रास्ते बंद हों, कुछ भी हो जाए मसले, कोई फायरिंग हो रही होती है, कोई हंगामी हालात होते हैं, कुछ भी होता है, कहीं कर्फ्यू भी लग जाए, मुझे तब भी आना होता है। तो उसी तरह मैंने कहा जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है वो सब रिपोर्टिंग के बंदे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए आपने आना ही आना है। और मैं आपको बताऊं, मेरे गेस्ट भी अगर टाइम कह देते हैं कि हमने आज सुबह आना है और उनके साथ हमारा कंटेंट जो है डिज़ाइन हो चुका होता है, मेरा गेस्ट भी नहीं भागता, सिवाय मेरी टीम का बंदा भाग जाता है छुट्टी। चलिए जी, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, C सेक्शन की तरफ। ज़रा मैं आपको आज मैं रहनुमाई दिलवाने की कोशिश करूँगी। हमारे पास बड़ी माहिरीन एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं बताऊँ, जो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, डॉक्टर रबीका रिजवान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनकी ज़बान, इनका लहजा, इनका स्टाइल आप पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए भी आज इनको मधु किया क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। एक तो हॉस्पिटल्स का मसला है ना कि वहाँ पर हमें सुनने को मिलता है कि C सेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल्स वाले पैसा बनाने के लिए C सेक्शन करवा देते हैं, बट क्या हम भी गलती नहीं कर रहे? अब हमारे वहाँ भी ट्रेंड आ गया है, लड़कियों को बहुत पहले से समझा दिया जाता है बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। C सेक्शन में आप सो रही होंगी, आप बेहोश होंगी, आप तो एनेस्थीसिया में होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उठेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा आपकी गोद में। अब बच्चियों के माइंड में ये वाली बात डाल दी, बच्चियाँ तो फैशन में भी कहती हैं नहीं C सेक्शन करवाना है। C सेक्शन कोई अच्छी चीज़ है? ये बात हम आज पूछेंगे डॉक्टर रबीका से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थैंक यू, शुक्र अल्लाह का। ये C सेक्शन तो एक फ़ैशन बन गया है, अब लड़कियां ये कहती हैं हमने C सेक्शन ही करवाना है। तो ये हमारी गलतियाँ हैं कि हम अपने बच्चों को ये बात कान में डाल रहे हैं कि C सेक्शन इज़ वेरी ईजी, बच्चा पैदा करना इज़ वेरी ईजी, इसमें कोई पेन नहीं है डिलीवरी की, ये वो। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये बात बिल्कुल सच है। आजकल माएँ घबरा कर अपनी बेटियों के लिए C सेक्शन प्रेफर करती हैं।
आजकल माओं ने बेटियों को जब से प्रेगनेंसी शुरू होती है तो पहले ही कान में डाल दिया होता है कि सी सेक्शन में कोई मसला नहीं है, और जैसे अभी आपने कहा कि सोते सोते ही ऑपरेट हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, और उसके बाद जब आप जागेंगी तो ना कोई तकलीफ ना कोई मसला, और ये नहीं सोचते कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या बाद का पेन, बाद के मसाइल वो। लेकिन एक ये ट्रेंड बन गया है कि लोग सोशल डिमांड पे आके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सी सेक्शन करवाते हैं। ओह माय गॉड। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे एक पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद एक जाहिर सी बात है मगर फिर भी कट तो है ना, एक ऑपरेशन तो है ना, तो वो कट जो है बाद में कितना उसमें मतलब देखिए साइंस ने तरक्की कर ली है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी। सी सेक्शन जब डॉक्टर्स, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर प्रॉपर जो स्पेशलाइज्ड है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जब वो इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल से SOPs फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। वो कट लगता है, ठीक है, उसको अगर अच्छे से स्टिच कर दिया जाए, टांका प्रॉपर लगता है, अच्छे थ्रेड्स उसमें यूज़ करें, टेक्निक अच्छी हो, उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स वगैरह अच्छी यूज़ करें, इंजेक्शंस वगैरह, तो पेशेंट को कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती। बट येस, हमारे लिए लिमिटेशंस हैं। अगर एक दफ़ा सी सेक्शन हो गया तो अब मैक्सिमम बच्चे 4 या 5 पैदा करने की गुंजाइश है आपके पास। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं है, आप 8-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे मेरी अम्मी के 8 बच्चे थे बल्कि 10 थे, 2 का इंतकाल हो गया था, तो 8 बच्चे अम्मी ने हमें पाला है। तो मैं ये कही थी कि 8 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते सी सेक्शन। सी सेक्शन के साथ नहीं हो सकते, ऑल्दो कि हमने किए भी हुए हैं। कुछ पेरिफेरी से लोग आ जाते हैं जिनका बर्थ स्पेसिंग नहीं है, हमल में वक्फा नहीं है, तो छठा ऑपरेशन, 7वां ऑपरेशन भी होता है, लेकिन वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। उसमें एक तो यूट्रस निकलने के चांसेस हैं, बिकॉज डेफिनेटली बार बार एक ही जगह कट लग लग के यूट्रस कमज़ोर हो जाता है, बच्चेदानी में वो स्कार कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, उसमें यूट्रस निकलने के चांसेस हैं, फिर हमें डायरेक्ट हिस्टेक्टमी पे एंड अप करना पड़ता है। सो अगर हम सी सेक्शन करें और रिपीटेडली सी सेक्शन हो रहे हैं तो हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि 3 या 4 मैक्सिमम, इसके बाद हम ट्यूब्स बंद कर देंगे, क्योंकि वो पेशेंट की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है दोबारा। तो 4 मैक्सिमम 5, इससे आगे ख़तरा है। अच्छा, जैसे ये ख़ुद से डिमांड करते हैं जब डॉक्टर्स के पास आके आप लोगों को बोलते हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दें, तो आप कुछ रेकमेंड करते हैं या फिर कोई ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पर बोला जाता है कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, देन व्हाई यू वांट, या फिर अगर उनकी डिमांड है तो सी सेक्शन इज़ ओके, यू विल डू दैट? हर वो पेशेंट जो लेबर पेन्स के साथ गो थ्रू कर रही होती हैं, उनका पहला जुमला ही यही होता है, डॉक्टर साहब हमसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ हमारा ऑपरेट कर दें। अब वहाँ पे सारी टीम डॉक्टर्स की काउंसल कर रही होती है, यकीन करें हमारी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है जिसमें हम उनको काम डाउन कर रहे होते हैं, हम उनको वॉक करा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन दे रहे हैं, कुछ थोड़ा फ्लूइड दे रहे हैं। उन्हें वो इतना पैनिक हो रहे होते हैं उस टाइम पे लेबर पेन्स में कि हम बहुत कोशिश करते हैं रिलैक्स करने की, और हम कभी कभार इतना उनको जल्दी कि भाई अब बस अगले ही 5 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, अगले ही 10 मिनट में हो जाएगा, तो उससे पेशेंट ज़रा मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी करवा लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जो उस मोटिवेशन में फिर नहीं आते, और जिन्होंने ठान ली होती है कि नहीं जी बस अब ये लास्ट पेन है, हमने नहीं लेनी, तो आप प्लीज़ हमें ले जाएं, तो फिर ऐसे में फिर हम फिर चॉइस करना पड़ता है। इंटरनेशनली भी अब रेकमेंड हो चुका है, क्योंकि फिर डेफिनेटली पेशेंट बहुत पैनिक होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बच्चे की हार्ट सिचुएशन भी ऐसी होती है ना कि उसको पैनिक नहीं कर सकते, इसको स्ट्रेस नहीं दे सकते, फिर एज पर डिमांड अगर बच्चा डिलीवर हो सकता है तो फिर आप लोग ऑपरेशन कर देते हैं। ऑलराइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर रबीका हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ पर जो सी सेक्शन है, जो डिलीवरी है बच्चे की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर रबीका हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं सी सेक्शन की डिलीवरी के ऊपर। अच्छा, ये जो सी सेक्शन होता है जब, उसके बाद जो कट जहाँ पे लग जाता है, तो फिर बाद में एक उधर इन्फेक्शन सा भी कुछ औरतों को हो जाता है, उसकी सफाई नहीं करती हैं, वो ज़ख़म सा बन जाता है, उसको देखते हुए उनको डर भी लगता है, फिर डॉक्टर्स के पास भी वो टाइम पे नहीं आती। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। ये लोग डरते हैं, ऑपरेट करवा के चले जाते हैं, उसके बाद जब हमने फॉलोअप विजिट पे बुलाना होता है 2 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तो वो पहली दफ़ा हम पट्टी उतार रहे होते हैं। यकीन करें ऐसा होता है कि हम वो फ़र्स्ट टाइम उनकी बैंडेज उतारते हैं और उस ज़ख़म को देखते हैं, या कभी कभार अगर उन्होंने पट्टी उतारी भी होती है ना, तो वो उस जगह को छोड़ के बाकी नहा लेते हैं
और उस जख्म को हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा। तो वो इतना गंदा डर्टी हो जाता है, उसी से इन्फेक्शन फैलता है, वही सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि देखें वो ज़ख्म आप पट्टी उतारें, रोज़ाना चेंज करें, स्पिरिट से साफ़ करें, घर में स्पिरिट रखें, स्पिरिट स्वैब एक दफ़ा उसको क्लीन करें और नहाएं, रोज़ नहाएं, कोई मना नहीं है। आप पट्टी उतारें, उतार के साबुन के साथ सोप वाटर के साथ नहाएं और उसका ज़ख्म का ख्याल रखें और प्रोटीन इंटेक बढ़ा लें। जैसे 2 उबले हुए अंडे रोज़ाना खाएं, कीमा चम्मच से खाएं, रोटी से नहीं भी खाना। शामी कबाब जिसमें ज़रा दाल का कंटेंट कम है उसको खाएं, रोज़ आप डेली खा सकते हैं। यानी वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन है, मछली है, अंडा, ये चीज़ें ज़ख्म को जल्दी भरेंगी, रिकवरी के चांसेस क्विक हैं। तो एक तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, रोज़ाना नहाएं, ज़ख्म की सफाई का ख्याल रखें और खून की कमी और शुगर 2 चीज़ों का ख्याल करें। ज़ख्म अक्सर लोगों का फट जाता है, अक्सर लोगों का ख़राब हो जाता है। मैंने ये भी देखा है, रेशा भी पड़ जाता है। रेशा पड़ जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खून की कमी है। जब एनीमिया होगा, एनीमिक पेशेंट में खून रिकवरी अच्छी नहीं होती, हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। इसी तरह वो लोग जो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों में भी डिले हो जाता है हीलिंग का प्रोसेस। तो एक तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एकदम नहीं कहना कि सर्जरी की टेक्निक अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा इसमें ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात हाइजीन का ख्याल रखना बेहतर है। मगर मैं ये कहती कि जिन लोगों की सर्जरी इस तरह से सी सेक्शन अगर गर्मियों के टाइम पे हुआ हुआ है, हाँ, उनको लग जाती है पट्टी, अब वहाँ पे वो पसीना भी आता होगा, पसीजता होगा, उसकी वजह से भी तो ये इन्फेक्शन हो जाते होंगे, ख़राब हो जाता होगा। बिल्कुल हो जाता है। उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल, उसके लिए हम एब्डोमिनल बाइंडर बांध देते हैं। अक्सर लोग जो ओबीज होते हैं ना, उनका पेट लटक रहा होता है, तो वो घर में इसी तरह ही फिर रहे हैं, तो क्या होता है उस जख्म के ऊपर मुसलसल एक कवर है, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर डेवलप होता है, नमी की वजह से वहाँ और ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम फ़ौरन सी सेक्शन के बाद ना एब्डोमिनल बाइंडर पहना देते हैं ताकि वो पेट थोड़ा टाइट रहे, इससे आंतों की हरकत भी ठीक रहती है। तो इससे वो जो टांके हैं, स्टिच है, वो नहीं होता। मतलब फ़ौरन बाद पहनाते हैं या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद? कोई मसला नहीं है फ़ौरन बाद, क्योंकि हम उसको टांकों के ऊपर नहीं ला रहे ना, हम उसको पेट के ऊपर के हिस्से में रख रहे हैं, और इससे बल्कि अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, गैस रिलीज हो जाती है, इंटेस्टाइन्स का मसला नहीं बनता, तो बहुत अच्छा रहता है। और उसको हम ये भी बताते हैं कि लेटते हुए थोड़ा सा हल्के कपड़े पहने, खुले खुले पहने, बहुत टाइट्स उसमें ना पहने ताकि हवा लगती रहे। तो गर्मियों का मौसम, बरसात का मौसम, उसमें थोड़ा सा आपने ये एहतियात करना है कि खुले कपड़े हो, हवा लगती रहे, नमक वाले पानी से, नीम गर्म पानी से नहा लें। अच्छा, सबसे अच्छा है। ये सारी बातें आपकी ना, मुझे हमारी एक्ट्रेस है नादिया हुसैन जो डेंटिस्ट भी हैं और शोबिस की पर्सनालिटी भी है, बड़ी अच्छी बहन है मेरी, तो उन्होंने जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी ना, वैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, तो मगर उन्होंने मुझे सारा चीज़ें जो थी ना समझा दी थी, क्योंकि उनका सी सेक्शन हुआ था, तो उन्होंने मुझे बिठा के समझा दिया था कि फ़िज़ा ऐसे ऐसे होता है, अगर हो जाए तो फिर ये सब कुछ करना है, पेट पे और इधर ऐसे बांध लेना है, बेल्ट बांध लेना है। और फिर मैं उनसे सारी चीज़ें पूछी थी जो आज आप बता रही हैं, और यही सफाई वाली बात, इसको किस तरीके से इन्फेक्शन नहीं होने देना है, नहाना कैसे है, डरना नहीं है, ज़ख्म को छू लेना है, कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें, मुझे बात ये है कि चलो वो तो डेंटिस्ट है, उन्होंने तो मेडिकल पढ़ा है, मगर जो बातें आप कर रही हैं यहाँ पर आज, ये आम औरत को पता होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये आम औरत को समझ में आनी चाहिए ताकि वो अपना खुद का ख्याल रख सके उसके, क्योंकि एक बच्चा तो नहीं है के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, अपनी फैमिली तो उन लोगों ने कंप्लीट करनी है, तो दे शुड नो एवरीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम आएंगे उस बात के ऊपर जो मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो हम अपनी ख्वाहिश पे भी करवा रहे हैं सी सेक्शन, मगर कुछ नहीं करवाना चाहते हैं, मगर फिर भी उनका ज़बरदस्ती सी सेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि लोग, डॉक्टर्स जो है ना, वो बहुत पैसा बनाते हैं सी सेक्शन ज़बरदस्ती कर देने में, और ख़ास तौर पे रेकमेंड कर देते हैं कि बच्चा जो है ना उल्टा है तो वो करना पड़ेगा, बच्चे के गले में ट्यूब फंस गई है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे की ऑक्सीजन सही नहीं हो रही तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्री मैच्योर बेबी हो रहा है, आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो अब आपकी डेट से पहले अब आपको जो है ना सी सेक्शन होगा। ऐसे बहुत से इश्यूज सुनने को मिलते हैं, इनमें प्लीज़ क्या सच्चाई है, सारा कुछ खुल के बताएं। सी सेक्शन की सबसे बड़ी वजह जेन्युइन कॉज है जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे ही नहीं सकते, और वो है 2 बड़े ऑपरेशन और उनसे ज़्यादा। यानी वो तमाम ख़वातीन जिनके 2 सी सेक्शन हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा, 3, 4, 5, उनमें हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते। एक सी सेक्शन के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरी वजह, अगर जैसे आपने कहा बच्चा उल्टा है, ब्रीच, और पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी तीसरी नहीं, पहली प्रेगनेंसी है, ब्रीच है, अब हम ट्रायल नहीं देंगे, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी में चूंकि बटक्स बच्चे की नीचे हैं, लेग्स नीचे हैं, तो वो फंसने के चांसेस होते हैं। अक्सर औकात बच्चे की इंजरी भी हुई तो इंटरनेशनली गाइडलाइन सेट हो गई कि अब ब्रीच में आपने पहली प्रेगनेंसी में ट्रायल नहीं देना। तीसरी बात, प्लेसेंटा प्रीविया, अक्सर जिनकी आवल नीचे होती है, जिनका मुकम्मल यूट्रस के मुंह पे आवल आई हुई होती है, उन लोगों का भी सिजेरियन करना पड़ता है।
चौथी बात, ट्विन प्रेगनेंसी में एक डिफरेंट पोजीशन है, मोनोकोरियोनिक मोनोइम्नियोटिक, यानी कि एक ही आवल है, एक ही वाटर बैग है, उसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। उसके बाद अब आती है वजह सोशल डिमांड, जो कि लोगों की अपनी चॉइस थी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट वजह थी वो है एमरजेंसी सिजेरियन, जो कि हम करते हैं एकदम अगर लेबर का प्रोसेस रुक गया, यानी वो तमाम खवातीन, लेबर पेन्स भी आ रही हैं, यूट्रस भी खुल रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुलता जा रहा है, एकदम क्या हुआ कि वो डिलीवरी का प्रोसेस स्टक हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे की पोजीशन होती है सजदे वाली, अगर वो सजदे वाली होगी तो वो डिलीवर हो जाएगा, हड्डी में से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर उसका हेड यूं है अकड़ा हुआ, इसको हम आर्मी हेड कहते हैं, डिफ्लेक्स्ड हेड कहते हैं, होता है। ऐसा होता है, और बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, वो हेड हड्डी में नहीं आएगा। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपके भी सुन रही हूँ, मेरे दिमाग से एक ही तरफ जा रहा है कि उस वक्त नहीं होते थे ये सब कुछ, जैसे मेरी अम्मी ने 8 बच्चे पैदा किए, सारे के सारे नॉर्मल डिलीवरी, कोई एक बच्चा जो था सिजेरियन नहीं हुआ। मैं तो घर भी पैदा हुई हूँ, मतलब सारे बच्चों में मैं घर के अंदर पैदा हुई हूँ, और मेरी तो डिलीवरी बस कोई था भी नहीं। अम्मी कहती है कि मैं अकेली थी तो डिलीवरी हो गई, बाद में लेट हुआ कि वो जो डॉक्टर नहीं आनी थी तो वो लेट आई, तो डॉक्टर नहीं लेट हो गई थी, ये था वो था। तो पहले तो ये सारा कुछ था कि बच्चा, उस वक्त नहीं होता था कि बच्चा उल्टा हो गया, बच्ची की जो है डिलीवरी नहीं हो रही है, ऐसे सारी इश्यूज पहले क्यों नहीं होते? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहूँगी। एक तो ये कि उस वक्त एक्टिव लाइफस्टाइल था, उस वक्त ये इस तरह की सर्विसेज नहीं थी कि घर में आके फूड डिलीवर हो रहा है, बिल्कुल ही आप घर बैठ गए। वो आपको पता है, सुबह सुबह खवातीन घर के काम करके स्कूल निकलती थी। अरे वाह, क्या बात है। अपने घर से वॉक करती हुई स्कूल जाती थी, और 4-4 मरले का घर था, सीढ़ियां धोती हुई वो निकलती। हाँ, मेरी अम्मी पूरा सहन धोती थी। वो एक एक्टिव स्टाइल था, बहुत एक्टिव में भी सफाइयां करती थी। वॉक करते करते उन्होंने जाना है, घर के सारे काम देखने। अब तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, बेड पे बैठ जाते हैं, वो महारानी को ट्रे भी वहीं ला के देते हैं। तो ये इतना एक्टिव लाइफस्टाइल था, इसलिए वो क्विक प्रोसेस था, हड्डियां नरम पड़ जाती थी, नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाता था। सही। तो और दूसरी चीज़ कि हमारी ग़िज़ा, पहले वो वाली बात इम्प्योरिटीज़ नहीं थी। पहले ग़िज़ा बड़ी देसी घी खाना, गोश्त, मटन, मछली, अंडा, हर चीज़ अवेलेबल भी थी। अच्छा, मैंने देखा अगर कोई इतनी ताकतवर ग़िज़ा किसी ने नहीं भी खाई ना, जैसे कराची के जो लोग हैं ना, वहाँ पे अच्छा उनको खालिस दूध नहीं मिल रहा, अगर उनको सही देसी अंडे नहीं मिल रहे, कराची वाले नहीं खा रहे होते, मैं तो कराची की पैदावार हूँ, तो हमारे पास यही चीज़ें होती थी, फार्मी अंडे हमने खाए हुए, ब्रेड पे हम लोग पले हुए, पराठे जो घर के आम आटे के वो खाए हुए, मगर सादी ग़िज़ा होती थी। दाल चावल खाने वाले लोग, सादी ग़िज़ा, घर की पकी हुई, खालिस नहीं भी है तो घर की सादी ग़िज़ा, तो वो भी बड़ी ताकतवर होती थी। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमने देसी घी नहीं खाया, देसी मुर्गी नहीं खाया। आजकल तो अवेयरनेस आ गया, तो पता है ना कि यार ये भी खा लेंगे तो क्या जिस्म बन जाएगा, क्या जान आ जाएगी लड़कियों में, लड़कों में। मगर मुझे लगता है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो हम लोग बाहर के खानों में पड़ गए हैं, हमारी ग़िज़ा सही नहीं है, अब हमारी लाइफस्टाइल सारी रात को जो हम खाने मांग रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, सस्ती चीज़ें, डिलीवरियाँ ऑर्डर करते हैं रात को, जो मिडनाइट डील चलती हैं, उसकी वजह से लेट नाइट सोना, ये भी हार्मोन्स को ख़राब करता है। पहले क्या होता था, ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे, तहज्जुद का टाइम जो 2 बजे 3 बजे का टाइम था, उठ जाते थे क्योंकि घर के काम देखने होते थे। वो टाइम हार्मोन्स के लिए बेहतरीन है। तो अगर हम सारी रात जागेंगे, चाहे आप सारा दिन 12 घंटे सोते रहे, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाला टाइम ही निकल गया जिसमें हार्मोन्स ने आना था। तो ये वजूहात है। दिस इज़ योर कैमरा, प्लीज़ मैं चाहूँगी यंग बच्चियों को कोई एक मैसेज दे दें फॉर सी सेक्शन एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें, अपना वॉक किया करें, 20 से 25 मिनट रोज़ाना टाइम निकालें। बेहतर है खाली पेट ना भी करें तो खाने के 1-1.5 घंटे के बाद एक गली से दूसरी गली, घर के बाहर निकलें, थोड़ा सा वॉक करें। दूसरा, स्ट्रेस कम करें। आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, ये जेनजीज इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं कि हर बात पे पैनिक होना, हर बात पे स्ट्रेस लेना, ये चीज़ें भी हार्मोन्स को ख़राब करती हैं। डाइट अपनी अच्छी करें, उसमें ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, घर के अंदर ही देखें, फल सब्जियाँ अल्लाह ने बनाई हैं, उसमें जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो तमाम चीज़ें बैलेंस करके खाएँ। ऐसा भी नहीं करना, कुछ लोग डाइट करते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, वो स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। कुछ लोग जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आता है ना, तो वो इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं कि हम पता नहीं लेबर पेन्स क्या हैं, किस तरह होगा, ये वो। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, पैनिक ना करें इतना ज़्यादा, और अल्लाह पे तवक्कुल रखें। ये काम डॉक्टरों से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने करना है, तो उस पर तवक्कुल रखें। इंशाल्लाह ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा, और लेबर पेन से डरें भी ना, डॉक्टर्स आपकी असिस्टेंस के लिए बैठे हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच। आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो प्रेगनेंसी है ना, वो बीमारी नहीं है, वो अल्लाह की नेमत है। जब आपको पता चले आप प्रेग्नेंट है ना, तो अपना पेट लेके ऐसे मत हिला करें। आप हिलते हुए भी डर रहे हैं, आप उठते हुए भी उठाना, नो, बीमारी थोड़ी है, अल्लाह की नेमत है।
एंजॉय करें, हिले जुलें फिरें टुरें खाएं पिएं, एंजॉय करें लाइफ, वॉक करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और पॉजिटिव रहें। इनकी बात ठीक थी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मुझे एक बात बताइए, ये जो दिखावा है, आपको नहीं लगता इस पर हमें बात करनी चाहिए? आप सबसे पहले मुझे ना बोलना शुरू कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा तो फ़िज़ा दिखाती है, फ़िज़ा जो है शो ऑफ़ करती है। मैंने क्या शो ऑफ़ किया है? पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूँ ताकि मुझे कोई कुछ ना कहे, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं या अगर आप मुझे पुराना जानते हैं तो आप मुझे इतना तो जानते ही होंगे कि मैं लंडा बाज़ार से भी शॉपिंग कर लेती हूँ और मैं हैरिट्स में जाके लंदन में भी शॉपिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ़िज़ा ही रहेगी, चाहे वो लंडा बाज़ार से शॉपिंग करके स्टेशन वाले या कराची वाले से शॉपिंग करे कुछ पहने, तो वो जो हैरिट्स में जाके शॉपिंग करेगी वो फ़िज़ा, वो भी वही फ़िज़ा होगी। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़िज़ा की ज़ात को। मैं ब्रांड की वजह से नहीं बनी हूँ, ठीक है। मेरा पहला जो मैंने काम किया था, मैंने अपना पहला फ़ैशन शो किया था जब पाकिस्तान में यहाँ पर जो हील्स होती है ना, लंबी लंबी हील्स 2.5 इंच की 3-3 इंच की, ये हील्स नहीं मिलती, अभी भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती हैं किसी अच्छी शॉप में। तो जब मैंने फ़ैशन शो शुरू किया था तो वो हील्स मिलती थी लंडा बाज़ार की रेडियो पे या लंडा बाज़ार में, जो अंग्रेज़ों के पुराने जूते होते हैं ना, जो थोड़े से बैलेंस होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ ठीक होते हैं, कुछ बिल्कुल ही ठीक होते हैं, किसी एक नुक्स की वजह से उसको लंडा बाज़ार में फेंक दिया जाता है। तो मैं वो लंडा बाज़ार की सैंडल पहन के, तो मैंने और वो 90 रुपये की ली थी मैंने, 90 या 80 इस तरह का मुझे कॉस्ट एग्जैक्टली, अब तो टाइम इतना हो गया मैं भूल गई। तो उतने की मैंने वो लेके तो फ़ैशन शो किया था और मैं टॉप मॉडल बन गई थी। तो जब मैं लंडा की जूती से टॉप मॉडल बन सकती हूँ तो मेरी बात आप ये दिमाग में रख लें कि जो चीज़ें, जो दिखावे, जो गाड़ियाँ हैं ना, ये आपकी ज़ात को नहीं बनाती। आपकी ज़ात आप ख़ुद बनाते हैं अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अपने अखलाक से, अपने हुनर से। हुनर स्किल्स को कहते हैं, ओके। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। दो चीज़ें होती हैं इंसान के पास, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। हम क्या करते हैं, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और लोगों की इन्फॉर्मेशन तो रखने की कोशिश करते हैं, मगर हम नॉलेजेबल नहीं होते। हमारे पास नॉलेज कोई नहीं होती। नॉलेज वो होती है जो आप खुद हासिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन वो होती है कि आपको किसी ने आके बता दिया कि शगुफ्ता के बालों में जो है बढ़ गई हैं, तो आप जो है ना इन्फॉर्मेशन वाले बंदे बन गए हैं, नॉलेज वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपनी ज़ात को इन ब्रांड्स, इन शो ऑफ लाइफ से ना थोड़ा सा दूर रखें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल रहें। वो दरख्त जो झुका हुआ होता है उसमें बड़े फल लगते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हम सोशल मीडिया पे जो दिखावा होता है हर वक्त, जो इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग, जो सेलिब्रिटीज़, ये जो आम इंसान अपनी फजूल की चीज़ों को दिखा रहा होता है और दूसरे को ये बता रहा होता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, उस पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है हमारे ज़बरदस्त मेहमान साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं और बहुत अच्छी रहनुमाई करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो क्या आप लग रहे हैं माशाल्लाह, सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ, ये मुझे लगता है आपने कोट निकलवा के हवा लगवा ली है। हवा लगवा ली है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये बेगम करती है काम या आप खुद? नहीं, मिलजुल के करते हैं। हैं? मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के करते हैं ना। तो ये अच्छा किया आपने कोट निकाले। आप ड्रेसिंग की देखें, स्टाइल आपका वापस मज़े का। आप सर्दियों में ये मर्दों को ड्रेसिंग का टाइम मिल जाता है। नहीं, सादा सी ड्रेसिंग होती है, या कोट पहन लो, या वेस्ट कोट पहन लो, या स्वेटर पहन लो, बस मुँह धोया कंघी की आ गया, अल्लाह खैर से। वाह, देखें आप चाहते हैं आप तो आप ये कह सकते थे कि ये मैंने अभी ख़रीदा है। मैं गया था अमेरिका, तो वहाँ से मैं जो ना बॉस का कोट ख़रीद के लाया, तो मैंने सोचा आपके शो पे आप ये भी तो कह सकते थे, मगर आपने कहा कि पिछली सर्दी का मैं निकाल के तो हवा लगा के पहन के आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतने ममालिक की सैर कराई है। ये ब्रांड श्रेंड सारे ये भी देख बैठे हुए हैं। ये एक मैं अक्सर बात कहा करता हूँ कि अगर गाड़ी, पैसा, घर, कपड़े, अगर ये तुम्हारी पहचान है तो फिर तुम्हारी पहचान क्या है? वाह, ये तो इन चीज़ों की पहचान है। फिर कौन हो तुम? अपनी पहचान के ऊपर बात करो ना, तुम कौन? हाँ, ये जो ज़ाती सफ़र है ना, ये बड़ा शनाख्त होनी चाहिए इसकी। हम लोग, ये फितरत भी है कुछ इंसानों की कि वो ना हर चढ़ते हुए सूरज की ना पूजा कर रहे होते हैं। जो चीज़ एकदम से लाइमलाइट में आई उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, ट्रेंड शुरू हो गया, बाहर जाना, सब भागी जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे किधर जाना है, क्या करना है, भागी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, भाग जो। तो ये हवा चलती है किसी वक्त में। अब ये जो
जैसे आपने अभी नमूद नुमाइश की ये बात की ना, मुझे याद है मैं बचपन में ना, हमारा खुशाब छोटा सा एरिया है, तो शादी एक हुई, तो शादी के ऊपर एक बहुत बड़े सहन में चारपाइयाँ बिछाई गई और कहा कि जी वो वरी देखनी, वरी देखनी है, आजो जी वरी देखनी है। मैं क्या पता नहीं क्या होती है वरी, मैं भी चला गया। तो मैं देखा कि वहाँ पे जनाब ना वो लड़की का जिसकी शादी हो रही थी उसके जहेज़ का एक एक सामान उठा के ना उन्होंने दिखाया, ये सूट है, ये ब्यूटी बॉक्स है, ये जूता है, मतलब एक एक चीज़ कि ये लड़की के साथ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी जा रही हैं उसके साथ। और मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि भाई ये क्या है, आप अपनी बेटी को दे रहे हैं तो ये जग में नुमाइश कैसी हो रही है। भाई वहीं पे अब काम करने वाली बैठी हुई हैं, वहीं पे खुशाब के अंदर कितनी को आपको अमीरी नज़र आ जाएगी। मेरी बात समझ रही है, छोटे से घर थे, छोटी सी दुनिया होती थी, थोड़े थोड़े से काम करके लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। तो वहाँ पे जनाब ना ये एक हो रहा है कि जी ये बाहर से, चूँकि इनका ताल्लुक़ है, ये बाहर से आते जाते हैं, तो इनकी चीज़ें भी देखो जी बाहर से आई हुई हैं, ये फलानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से आई हुई है। तो चल रहा है ये सारा कुछ, है ना। हाँ। एक ब्रेक भी चल रही है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कॉल शामिल करेंगे, नमूद और नुमाइश के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम नमूद और नुमाइश के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, हमारे पास ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है ना, कि शादी होनी है तो वेल होनी है, गड्डी पे गड्डियाँ ऐसे नोटों की उड़ा, डॉलर फेंकते हैं, डॉलर फेंकते हैं, ऐसे ही है। अब डॉलर तो छोड़े, मोबाइल भी फेंक रहे होते हैं। अच्छा जी। हाँ, आईफोन फेंक रहे होते हैं, ऐसी भी शादियाँ होती हैं। और तो और पैसे जो है ना, रेडिया नहीं है, ट्रेंड चलता है, रेडियो पे आते हैं, वो लड़के वाले जो हैं वो 2 करोड़ की वेल कराएंगे तो लड़की वाले 3 करोड़ की वेल कराएंगे, और रेडियो पे, और टॉप मॉडल्स रखी होती हैं कि वो आएंगी, रेडियाँ खुद लेकर आएंगी और गड्डियाँ लोगों को देंगी हाथ में कि तुम लोग उछालो, उड़ाओ। तो मतलब ये किस तरीके के माहौल में हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? व्हाट इज दिस? ये तो गोरों में भी नहीं है वेले। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कुछ समझदार हो गए हैं इस मामले में। कि ये अब इतने महंगे दुनिया को कपड़े पहना के तो खुद वो जीन्स में फिर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना जी। तो सारी दुनिया को महंगे लुई विटॉन पे लगा दिया, तो इस पे लगा दिया, तो है। तो खुद उधर चले जाओ तो वो आम टी शर्ट जीन के अंदर फिर रहे होंगे और कोई पता नहीं होगा कि कितना अमीर है, कितना गरीब है। पूरा अमेरिका, पूरा लंदन स्ट्रीट पे जाए ट्रैक पैंट पहन के घूमता है, बिल्कुल साइकिलें चला रहे होते हैं, रोडों पे चल रहे होते हैं, बर्गरों की लाइन में खड़े हुए होते हैं घंटों, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो है ना, वो हम कह लें कि थोड़े से ना नौ दौलतियाँ हैं, हमें ना नए पैसे आके लगे हैं अभी। और वो कहते हैं कि नए पैसे जब किसी को लगते हैं ना, तो वो फिर उसके ना अंदर का जो चीज़ होती है ना, उसको निकाल के बाहर रखते हैं। जैसे मौला अली कहते हैं कि पैसा किसी इंसान में कुछ तब्दील नहीं करता, वो उसे एक्सपोज कर देता है। पैसा और पावर अगर आपके अंदर ही खराब है तो पैसा पावर ये हो नहीं सकता कि आपको ख़राब ना करे, वो तबाह करेगा आपको मज़ीद। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो आपके अंदर की सफाई है, ये अंदर से तब्दीली है ना, ये असल काम है करने वाला हमारा, जो मुसलमानों का काम था। वो आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक दफ़ा ना जंगल में इलेक्शंस हो रहे थे, उन्होंने कहा शेर नहीं रखना हमने, कोई और आया। सब खड़े होकर ना अपनी अपनी तकरीर कर रहे थे कि भाई मुझे सदर रखा जाए। तो बिल्ली आई, उसने आके तकरीर करनी शुरू की कि जंगल के साथी हो, ये वो है। तो उसे ना दूर भागता मैंने चूहा एक नज़र आया। तो उसने कहा कि जी भाड़ में गई आपकी सियासत, मैं तो जा रही हूँ चूहे के पीछे। अब ये जो मिजाज है ना बिल्ली का, उसमें चूहा है, वो भागेगी चूहे के पीछे। ये चूहा हमारे मिजाज में भी है, हमें भी वो इस तरह की जो लाइटें नज़र आ रही होती हैं, ये जो नोटों की बारिशें नज़र आ रही होती हैं, ये इसके अंदर ना हमारा अपना कहीं छुपा होता है कि हमने खुद इससे कितने मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अंदर के चूहे का ध्यान रखें, ये जा किधर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। हम शादियों की बात कर रहे थे, नमूद नुमाइश की, दिखावे की बात कर रहे थे, मगर मुझे एक चीज़ याद आई कि ये जो अब मैयत होती है और किसी की डेथ हो जाए, आपको पता चल जाए, आपको ख़बर आए कि फ़लाने की डेथ हो गई, आपके रिश्तेदार की डेथ हो गई, अब तो वहाँ पे भी
जो है ना नुमाइश का पैमाना ख़त्म नहीं होता। लोग सैलून जाते हैं ब्लो ड्राई कराने के लिए। 3 दिन पहले की बात है, मैं अपने शूट के लिए वहाँ पे अपना हेड वॉश करा रही थी, मेकअप करवाना था मुझे, तो मैं तैयार हो रही थी। मेरे बराबर में एक औरत थी, वो बैठी हुई अपना ब्लो ड्राई करवा रही थी। तो मुझे कहने लगी कि आप मेरे घर पे आइएगा, ये वो मेरी अच्छी बातचीत उनके साथ शुरू हो गई। तो मैंने कहा कहती अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना मैंने ना आपके साथ बहुत सारी सेल्फ़ी लेनी थी, मगर लोग हंसेंगे कि आज सेल्फ़ी लेके लगा दी, तो इसी कपड़ों में मुझे एक्चुअली अभी एक मैयत में भी जाना है। अब ये बात तो उन्होंने मुझे कह दी, तो मुझे समझ में भी आ गई कि जो ब्लो ड्राई करवानी है ये मैयत में जाने के लिए करवा रही है। तो आप सोचें, बंदा पैसे दिखाना, चीज़ें दिखाना वो तो अलग बात है, बंदे को अपने आप को दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसी के मैयत पे जा रही हूँ तो मेरा जो जोड़ी के बैकूमिंग है वो ख़राब तो नहीं हो गई है। ओ माय गॉड, मैंने अपने डायमंड रिंग्स पहने, वहाँ पे 10 औरतें होंगी, वो देखेंगी। मेरी जूती महंगी होनी चाहिए, मेरा बैग ख़ास तौर पर मैयत के जो है ना, मैयत के चीज़ों को एक फंक्शन बना लिया है कि उस पर जाके ना मैंने अपना ब्रांडेड बैग लेना है, यहाँ रखना है, मैंने अपनी रॉलेक्स की घड़ी अपनी कलाई से नीचे नहीं रखनी है, ठीक है। और बैकूमिंग का एक बाल जो है ना आपका ढीला नहीं हो सकता, ब्लो ड्राई ख़राब नहीं हो सकता। अब तो ये भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर के ममालिक में भी वो जब गोरे जाते हैं ना तो उसको सूट पहनाते हैं जब वो फौत होता है। तो ये भी अब डिसाइड होने शुरू हो गया कौन सी कंपनी का सूट पहनाना है। आय हाय। देखिए इस्लाम ने ना बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा कहा हुआ है कि इस्लाम में आराइश की आज़ादी है, नुमाइश की नहीं है। आराइश कर सकते हैं आप, अपने आप को संवारना, जुम्मा पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे जब कहा है जुम्मा पढ़ने जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, खुशबू लगा के जाओ, तो अपनी सफाई का ख्याल रखना, हाइजीन्स का ख्याल रखना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, ये इस्लाम पसंद करता है। लेकिन अपने आप को नुमाइश के तौर पे पेश करना ये पसंद नहीं इस्लाम से ये भी नहीं मना किया ना कि आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का महंगा कपड़ा अपने लिए पसंद कर लिया, पहन लिया, कहते हैं कि जिसमें से जो है ना हवा आर पार हो, ऐसा कपड़ा भी पहन सकते हैं महंगा, मतलब नॉट द सिंथेटिक, आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, ऐसे ही है ना। देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना ये एक रिवाज हुआ करता था कि जो जितना अमीर होता था ना उसका जो कपड़े थे वो उतनी पीछे ज़मीन पे रगड़े जा रहे होते थे। जैसे वो दुल्हन नहीं होती, हाँ, पीछे से टेल चल रही होती, अच्छा। लंबी सी कपड़े की जैसे। अच्छा। तो अरब में भी ये रवाज था कि जो अमीर लोग हुआ करते थे और वो उनके वो जो सिल्क के कपड़े होते थे वो सिर्फ ज़मीन से पीछे से ऐसे रगड़ते हुए आ रहे होते थे और ये अमारत शो करते थे कि ये बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा ना तो आपने कहा कि तुम्हारे ये ना टखनों से ऊपर होने चाहिए कपड़े, जब तुमने नमाज पढ़नी है कोशिश करो टखनों से ऊपर हो, ताकि वो ट्रेंड तोड़ा जाए अमारत को शो करने वाला। तो एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उनकी वो टखनों से ऊपर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे तो टखनों से ऊपर कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप में तो नमूद व नुमाइश नहीं है। तो मकसद क्या था? नमूद व नुमाइश को ख़त्म करना, कि ये जो तुम दिखाते फिरते हो कि इतने लंबे लंबे मेरे कपड़े हैं, ये जो जब मदीना शरीफ में जब तशरीफ़ लेके गए तो वो बड़ा सा घर था साहबी का, तो आपने देखा तो पूछा किसका घर है? तो उन्होंने बताया जी फलां साहबी का घर है। तो जब मस्जिद में आप गए और वो नमाज के बाद साहबी आगे बढ़े और सलाम के लिए हाथ पेश किया तो आपने मुँह उधर कर लिया। उन्होंने पूछा कि जी ये मुझसे सलाम क्यों नहीं करे बाकी साहबा कराम से? उन्होंने कहा पता नहीं आज गुजरे हैं, और पूछा ये किसका घर है? तो हमने बताया कि ये आपका घर है। तो बस उसके बाद खामोश हो गए। वो गया साहबी जाके उसने मकान गिरा दिया अपना और फिर आया, फिर आगे इस्लाम के तो सरकार ने बड़ा खुशी से मिलाया। आपने कहा हम यहाँ से जाने की बातें कर रहे हो तो मैं यहाँ पे रहने के प्रोग्राम से नजर आ रहे हैं अभी तक। क्यों ऊंचे ऊंचे महल्लात बनाते हो, क्यों ऊंचे ऊंचे घर बनाते हो? जहाँ माशरे में सब एक तरह के लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखें दो बातें हैं। एक तो आप फर्जी हैं, फर्जी का मतलब है कि आप हैं नहीं, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी रिच। और एक है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी है। अच्छा, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो एक और किस्म का दिखावा करते हैं। क्या? पैसे ही नहीं है, हैं? लुट गए, बर्बाद हो गए। जिनके पास है, जिनके पास है, क्यों कि कोई पैसे ना मांग ले हमसे। ओके, हाँ, गुड। अच्छा, अब मैंने ये देखा बाकायदा तौर पे कि वो जो लोग ऐसे हैं वो दिखावा इस चीज़ का करते हैं कि
नहीं जी फंसे हुए पैसे, और इस दफ़ा बड़ा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया जी? और 9 करोड़ का फ़ायदा होना था, 7 का हो गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। देखो, और जो 7 करोड़ बोरियों में लेके गए हो उसका अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। तुमने रौला क्या डाला है, 2 करोड़ जो नहीं है वो नुकसान हो गया प्रॉफिट के। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी आपने बात की है तो मैं ये मेंशन कर दूं, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मेरी जो जान पहचान के कोई लोग हैं, रिश्तेदार की बात नहीं कर रही हूँ, जान पहचान वाले जितने जो मेरी कोई सहेलियाँ, उनके कोई और जानने वाले जो लोग हैं, तो मैं चली जाऊँ तो वो कहेंगे कि बेटा ये मेरी बेटी की शादी है, आपने आना ज़रूर है। मैंने कहा डन। सिर्फ ये ख़बर पता चल जाए ना कि मैं लंदन गई हुई हूँ या मैं अमेरिका गई हुई हूँ या किसी भी काम से, मैं तो शूट्स के ज़रिए शोज़ के लिए जाती हूँ, तो वो मुझे सबसे पहले पता क्या कहेंगे, बेटा आते वक्त ना ये घड़ी ले आना, तो ये बैग ले आना, तो मैं आपको उसके पैसे दे दूँगी। अब कोई बुज़ुर्ग आंटी होती हैं, कोई जान पहचान के लोग, कोई दूसरे, अब मैं लेकर आई हूँ, मुझे पहली बार पैसे नहीं मिले, वेट करती थी, फिर पैसे नहीं मिले, फिर मांगो तो बेटा आप तो अपनी बेटी हो, आपका क्या, अब ये भी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि लोग अपने घर की शादियां कह के, तो अगर कोई मुल्क से बाहर जा रहा है तो उसको कहेंगे बेटा ये घड़ी ले आना, तो ये बैग ले आना, तो बेटा वो मेकअप का ब्रांड ले आना, या आई शर्ट की किट ले आना। आपको पता है हर चीज़ महंगी है, चाहे मैं आई शर्ट की किट लेने के लिए जाऊँ या मैं बेस से ख़रीदने जाऊँ, हर चीज़ महंगी होती है। मुझसे इतना सामान मंगवाना शुरू कर देते हैं अपना, ये कपड़े ले आना, वो टी शर्ट ले आना, वो पोलो की शर्ट ले आना। भाई अब पैसे पर मुझे कोई नहीं मिलते किसी के, जो मैं आपको सच बता रही हूँ। बस ये फ्री सर्विसेज देनी बंद कर दें। अच्छा, यही करना चाहिए ऐसे लोगों से। हमने बात की तो मैंने, ये जो गाड़ियाँ लोग किराए पे लेते हैं और ये इन्फ्लुएंसर्स जो दिखाते हैं झूठी झूठी गाड़ियाँ की ये हमारी, उससे माशरे में कितनी तकलीफ होती है, लोगों को जहनी कितनी दबाव है, ये ज़रा इस पे बात कीजिएगा। ये असल में दबाव के शिकार लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग पे वीडियो का कैमरा ऐसे बनाएंगे, रख के कैमरा और वीडियो बनाते रहेंगे, और रोड पे ऐसे खाली रोड पे म्यूजिक लगा के सिर्फ गाड़ी दिखानी है, ब्रांड कौन सा है, उसमें घड़ी दिखानी है और गाड़ी चलाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स नॉट गुड। ये दिखावे की दुनिया है ना, जो यहाँ पर लोगों के चेहरे जो है ना वो छुपे हुए होते हैं और ऊपर मास्क लगे हुए होते हैं, अंदर के चेहरे नहीं है ये, वरना बड़े भयानक चेहरे होते हैं, यकीन करें। क्योंकि ये लोग ना फितरत से दूर है और ये लोग एक हवा के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देख के तो आप थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल ना करें, थोड़ा अनार खा लें, आप भी कोशिश करें, नहीं खा सकते तो वैसा ना बने आप। जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है, जिस हैसियत में, जिस नसीब में बनाया है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। वह सब कहा करते थे कि गधा बहुत मेहनत करे तो अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया। आखिर में एक पॉइंट मेरे दिमाग में है, मगर आपने अभी हमारे साथ रहना है, ठीक है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने एलैबोरेट करवाना है काशिफ साहब से, तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा इस पर ज़रूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैयत वाला घर होता है ना, उनके लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उनके लिए गम की वजह से खाना बनाना मुश्किल होता है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम नमूद नुमाइश की वजह से, लोगों को दिखाने की वजह से, जब किसी के घर में मैयत हो, कोई डेथ हो जाए, तो हमें फ़िक्र ये पड़ जाती है, लास्ट से ज़्यादा फ़िक्र ये होती है कि भाई ये जो हमारे घर में सारे लोग आए, इनको खाना क्या खिलाना है, इनके लिए खाना क्या पकाना है, इनके लिए चीज़ें क्या मंगवानी है, बाज़ार से नान ऑर्डर करनी है, बाज़ार से देख मंगवानी है, चिकन रखवाना पड़ेगा, चिकन की हांडी ज़रूरी है। अगर नहीं रखवाई तो वो फिर चाचा बोलेंगे कि हमारे वहाँ तो जब मैयत हुई थी तो हमने तो चिकन का सालन खिलाया तो इन्होंने नहीं खिलाया। ठीक है, मोटी मोटी अच्छी ताज़ा दूध वाली नान होनी चाहिए। ठीक है, दरियाँ पहले बिछाई जाती थी, मगर अब दरियों की वजह जो है ना वो ख़त्म कर दी कि भाई जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं हम तो बैठ नहीं सकते, हमें तो कुर्सियाँ चाहिए। तो पहले किसी बुज़ुर्ग के लिए अगर 50 कुर्सियाँ लगवाई जाती थी, तो अब ये कहते हैं कि नहीं, नौजवान जो है ना उन्होंने भी बैठना है, तो फिर एक साथ चलो 300 कुर्सियाँ मंगवा लो। एक गरीब आदमी जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास सरमाया नहीं है, किसी के घर में किसी की जान चली गई, किसी का बंदा चला गया, उनके ऊपर गम तारी हुआ है, उनके ऊपर गम का आलम है, वो वहाँ पे दरियाँ छोड़ के वो कुर्सियाँ लगवा रहा है। वो वहाँ पे पहले दिन भी चिकन का सालन रखेगा, दूसरे दिन वो चावल रखेगा, फिर 40वें वाले दिन फिर चिकन का सालन रखेगा, चिकन पकाना है उसने। ठीक है, वो कहाँ से ये सारी चीज़ें अफोर्ड करेगा? अब किसी के घर में अगर डेथ हो गई है तो क्या हम लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, जो रिश्तेदार होते हैं या जो मोहल्लेदार होते हैं उनकी ज़िम्मेदारियां नहीं होती हैं कि उनके घर में 3 दिन एटलीस्ट कोई चूल्हा ना पके, कभी कोई पड़ोसी
कोई भेज दे, कोई घर का बड़ा जो है वो ज़िम्मेदारी ले ले। या फिर जब हम किसी की मैयत पे जाते हैं तो ज़रूरी है कि हमने वहाँ पे जाके खाना खाना है? दूर दूर से आएंगे रिश्तेदार, कसूर से आएंगे, कोई फैसलाबाद से आएंगे, ठीक है, ट्रैवल करके आएंगे, तो ट्रैवल करके जब आएंगे तो अपने घर से खाना खा के नहीं आएंगे। वो कहेंगे नहीं ये मैयत के घर में जाके वही खाना खाना है, तो 5-5 रोटियाँ रगड़ जाएंगे कि नहीं भाई हमने तो मैयत के घर में जाके तो चिकन खाना है तो वही खाएंगे। और जो मोहल्लेदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को शॉपर्स दे के तो जाके मैयत वाले घर में भेज देते हैं कि जाओ बेटा खाना भी खा लो, वहाँ पे खाओ और उसके बाद तो डाल के भी ले आओ। तो ये कौन से मोहल्लेदार हैं? क्या वहाँ पर खाने बट रहे हैं? उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है जो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा है? और ये नमूदो नुमाइश कि भाई अब लाश की फ़िक्र छोड़ के तो हमें दूसरों की फ़िक्र है कि भाई ये जो भूखे चले जाएंगे इनको कुछ खाना खिलाना है। और फिर लोग क्या कहेंगे कि भाई चिकन नहीं खिलाया, फलानी की इसकी अम्मी की डेथ हो गई तो चिकन की हांडी नहीं थी, भाई इसके अब्बू की डेथ हो गई तो इन्होंने चावल बिरयानी नहीं रखी। व्हाट इज़ दिस भाई? क्या हो गया आप लोगों को? किस तरीके के, किस किस्म के लोग हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग? क्या कहेंगे आप? पहले तो कहा करते थे कि जीना बहुत मुश्किल है, अब तो मरना भी बहुत मुश्किल है। कब्र की खुदाई से लेकर तदफीन तक एक अखराजात का बोझ है जो अब इंसान सह रहे हैं। मैं रहता हूँ ग्रेवयार्ड में रहता हूँ, मेरा हर वक्त आना जाना है। मैं देखता हूँ कि जैसे गोरकन मैयत को लहद में उतार रहे होते हैं तो साथ साथ उनकी डिमांड हो रही होती है कि भाई हमारे पैसे भी तो साथ साथ पूरे करें आप। कब्र ने तदफीन होनी है, स्लैब रखी जानी है, फिर उन्होंने पानी लगाना है, फिर पक्का करने के पैसे अलहदा, पर्चियाँ अलहदा। एक सबसे बड़ी बात कब्र खरीदनी है पहले। जी पैसों की खरीदनी है जी, वो आपने पैसे की। ये सरकारी फ़ीस अलहदा है और उसके ऊपर की फ़ीस अलहदा है कि अच्छी जगह भी यार कोई साफ़ सुथरी जगह निकाल के दो जहाँ तक पहुँचना आसान हो हमारे लिए। ये ज़िंदगी जो है ना जी, अब ज़िंदगी और मौत ये दोनों बिक रही हैं। हमारी यहाँ शादियाँ भी देख लें और हमारी मैयतें भी देख लें। जो चीज़ों में हमने एक दूसरे के लिए खड़ा होना था वहीं पर ही अब लोग घबरा रहे हैं कि इतने मेहमान आ जाएंगे, महीना महीना ठहर जाते हैं आके। उनको ज़रा हया नहीं आती कि ये मैयत वाला घर है, इनकी हमें खिदमत करने की ज़रूरत थी। फुफा के रह जाती हैं कि 40वें तक बेटा मैं इधर ही हूँ। जी हाँ, तो घर का खर्चा नहीं उठाया जाएगा, ग्रॉसरी कहीं टके की नहीं लाई जाएगी। और अगर 2 दिन चिकन को लेट हो जाएंगे पकने में तो फ़ौरन कहेंगी चिकन नहीं पकाते हो तुम लोग। बस अब इसके क्या कहेंगे, अल्लाह ही माफ़ फरमाए। मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों का ना बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया पे काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, मेरे इस बात के ऊपर आपने मेरा बड़ा साथ दिया। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी आखिर में कि अकल करें और शर्म करें। किसी शादी के घर में जाते हैं वहाँ पे भी वही डिमांड करते हैं जो किसी मैयत के घर पे जाके भी आप वही डिमांड कर रहे होते हैं। खुदारा अपने घर से रोटी ठूस के जाया करें, जाके मैयत वाले घर में खाना मत खाया करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है 2025 और इसी हिसाब से हमने आज अपना मौजू रखा है। और हमने जो मेहमान बुलाई हैं वो हैं डॉक्टर फ़ाखरा आतिफ़, जो कि डाइटिशियन भी हैं और माहिर ग़िज़ाइयत है। हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अगर शुगर के पेशेंट हैं और हमारी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक की हुई है तो हम किस तरीके से अपना ख्याल कर सकते हैं, और जिनको शुगर नहीं भी है तो वो किस तरीके से बच सकते हैं। तो चलिए जी बात करते हैं डॉक्टर फ़ाखरा आतिफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि जो डायबिटीज़ है ये है क्या और इसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे पता चल सकता है कि डायबिटीज़ हो गई किसी आदमी को? अच्छा, डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यूजुअली ये यंग अडल्ट में होती है या बच्चों में होती है, लेकिन इसका जो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत कम है। हम ज़्यादातर जो बात होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये डाइटरी डिसऑर्डर है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि आप डायग्नोज इसको करने का तरीका ये है कि इसका एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट, जो कि आपको कंफर्म करता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। या आप 3 महीने वाला टेस्ट? जी बिल्कुल, ये आपके लास्ट 3 मंथ्स की शुगर बताता है HbA1c टेस्ट। तो इसको करवाने से आपको कंफर्म होता है कि आपकी डायबिटीज़ किस स्टेज पे है। आपको हो सकता है आप नॉन डायबिटिक हो या प्री डायबिटीज़ की रेंज में हो,
5.7 से लेके 6.4 तक अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटीज़ रेंज में है, यानी अभी आपको शुगर हुई नहीं है। आप इसी स्टेज पे अपने लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करके इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ होती है मोस्टली होती तो डाइट की वजह से ही है, जो हम गलत खाते हैं, मीठा खाते हैं या टाइम पे नहीं खाते हैं, जो भी हमारी डाइट की वजह से होती है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, मगर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि 2025 जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ मनाया जा रहा है। हम थोड़ा सा डाइट की तरफ आते हैं। अब डाइट की वजह से ही आपको पता है कि डायबिटीज़ होती हैं, जिसमें हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं जिनकी वजह से शुगर का मसला हो जाता है? अच्छा, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह है वो इस वक्त है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और इसके अलावा स्ट्रेस। ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोसेस फूड में कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं? आपके पास वो तमाम आइटम्स आ जाते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते हैं और वो किसी केमिकल प्रोसेस से गुजर के फैक्ट्री में तैयार होके आते हैं हमारे पास। जिस तरह अगर आप कह देंगे कोई एक मीट की प्रोडक्ट है, आप वो घर पे तैयार कर रहे हैं तो वो आपकी नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन वही अगर फैक्ट्रीज़ में तैयार हो रही है, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, ताकि फ्रोज़न आइटम्स की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें वो चूँकि प्रोसेस्ड फूड में शुमार होते हैं। इसी तरह बेकरी आइटम्स है, जंक फूड है, जो कि आजकल मेरा ख्याल है हर किसी के लिए इजी टू एक्सेस है ना। मेरी बात सुनो, पहले भी तो डबल रोटियां खाई जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही था। खाते थे, मेहमान आते थे तो पैटिस मंगवाए जाते थे, क्रीम रोल होता था उस जमाने में, आपको पता है पहले क्रीम रोल बहुत खाते थे लोग, भी तो बेकरी आइटम था। फिर बिस्किट्स आते थे। पहले हमारी नानी और दादियों के ज़माने से शायद ये डिफरेंस है कि तब एक तो लाइफस्टाइल तब चेंज था थोड़ा, तब ऐसे था कि उनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तब हमारे पास इतनी इजी चीज़ें नहीं थी कि अगर लिफ्ट यूज़ करनी है, लोग स्टेयर्स यूज़ करते थे, वॉक बहुत ज़्यादा करते थे। तो चलिए, अगर कहीं पे कुछ ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम हो भी जाते थे तो उसको वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ उसको बर्न आउट कर देते थे उतनी कैलोरीज, तो वहाँ पे फिर डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब चूँकि लाइफ इजी हो गई है, सारा टाइम मोस्टली जो लोगों का शायद जो वर्क होता है वो होता है स्क्रीन टाइम पे उनका गुजरता है, उनकी सिटिंग जॉब्स हैं। इसके अलावा रात के बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं ख़ास तौर पे, वो पूरी रात जाग के अपना काम कर रहे होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया हुआ है। ये सारी चीज़ें मोस्टली डाइट के साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं ना, उसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रेवलेंस इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान पूरे टॉप 3 कंट्रीज़ में इस वक्त आ रहा है जिसमें डायबिटीज़ की हाई प्रेवलेंस है। अच्छा, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो उसमें सेहत के कौन कौन से मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं? देखिए, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए, इवन हमारे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, अर्ली डिटेक्शन नहीं है, लोग इसकी स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं, टाइमली टेस्ट नहीं करवाते हैं, उसको डिले करते जाते हैं। फिर होता क्या है कि आप किसी और वजह से कोई आपको ऐसा इशू आ रहा होता है, कोई आपको डिजीज़ हो रही होती है, तो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपका HbA1c टेस्ट करवाते हैं और उसमें पता चलता है कि आपकी वो HbA1c या तो 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये हाई उसके रेंज है। किस किस्म की डायबिटीज़ का ज़्यादा खतरा होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ का। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो कि आफ्टर 30 ईयर्स के बाद इसके डेवलप होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो जब वहाँ पे डायग्नोस होता है तो उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है। इंसुलिन जिस्म में जाके क्या किरदार अदा करता है अपना? इंसुलिन ये करती है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में उसको अब्जॉर्ब होने के लिए वो अपने सारे जो डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरती है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, हमारे ब्लड में जाती है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो हमारा जो एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि उसने ब्लड में से ग्लूकोज को लेके हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेल्स तक पहुँचाना होता है। अब अगर बार बार हम ऐसे फूड ले रहे हैं जिससे इससे जो ग्लूकोज लेवल है वो पूरी बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, बार बार इंसुलिन रिलीज़ होगी, वो बार बार सारे सेल्स में ग्लूकोज लेके जाएगी, लेकिन सेल्स के पास ऑलरेडी ग्लूकोज होगी जिसको उसने फैट की सूरत में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो जो सेल्स होते हैं वो फिर मज़ीद ग्लूकोज और इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा। जब ये डेवलप होती है तो उसके बाद फिर ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होता है, फीमेल्स में PCOS का इशू, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, ये आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया
जो होता है वो आपके लो ब्लड प्रेशर, बिल्कुल। और उसके अलावा जो उसको भी आप मुझे फ़र्क बता दीजिए, ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो कि अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे होते हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने डाइट कोई ऐसी नहीं ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी जो मेडिसिन की डोज़ है या अपनी इंसुलिन की जो डोज़ है वो उन्होंने ज़्यादा ले ली। उससे क्या होगा, आपकी शुगर लेवल फौरी लो हो जाएगा और बिलो 60 अगर आपका शुगर लेवल चला गया तो वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया बड़ी डेंजरस स्टेट है, इसमें फेंट भी हो सकते हैं, आप स्वेटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, ये वाली चीज़ें हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी लाइफस्टाइल या वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन या इंसुलिन नहीं जो लोग लेते हैं और वो कोई ऐसी डाइट लेते हैं, शुगर इनटेक उनका बहुत ज़्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा है, तो खाने के 2 घंटे के बाद जब हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो उनका हाई आता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर आपका अबव 150, 200, बहुत सारे लोगों का इवन 300, 400 पे भी जा रहा होता है, तो जितना आपका हाई शुगर लेवल होगा उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट कहेंगे। किसी को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है तो वो उससे बच सकता है, क्या मुमकिन है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। इवन पाकिस्तान में तो इस पे इतनी रिसर्चेस नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोगों को थ्रू डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू इनकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें इवन डायबिटीज़ सिर्फ रिवर्स नहीं हो रही है, उनकी मेडिकेशन और इंसुलिन भी ख़त्म हो रही है। टाइप 2 में तो जिस तरह मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, तो उसमें तो ऑलरेडी जो पेंक्रियाज होता है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इंसुलिन की तो ज़रूरत ही नहीं होती है टाइप 2 में। सिर्फ आपने मेडिसिन रिड्यूस करनी होती है, मेडिसिन ख़त्म भी इवन हो जाती है अगर आप अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्रेन्स हैं, पोटैटोज़ हैं और शुगर्स हैं, शुगर्स में हर तरह का मीठा आ जाता है, ये 3 चीज़ें अगर आप निकाल दें, जिसको हम GPS फार्मूला भी कहते हैं, ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर्स, ये 3 चीज़ें निकाल दें तो आप कम्प्लीटली अपने शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। साथ आप अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, उससे आपकी मेडिसिन भी रिड्यूस हो जाती है, इवन आपकी मेडिसिन फुली स्टॉप हो जाती हैं। तो आपको शुगर लेवल्स आपके बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह एक नॉर्मल इंडिविजुअल के होते हैं, आप उस रेंज में उसको ला सकते हो। डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिसको कहते हैं कि डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती है, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और डायबिटीज़ ना आपकी प्रोग्रेस होती है ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। अच्छा, HbA1c क्या होता है और ये किस चीज़ की पैमाइश करता है? हाँ जी, HbA1c बेसिकली आपका HP हीमोग्लोबिन, आपका जो ब्लड होता है उसमें आपके शुगर का लेवल क्या है ये चेक करता है। ये डॉक्टर्स डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए ये सबसे जो आप कह लें कि क्रेडिबल टेस्ट है वो यही है, जो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की शुगर बताता है कि आपकी कितनी है। अगर आपका 6.4 से ऊपर HbA1c आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ऑफिशियली डायबिटिक डायग्नोज हो चुके हैं। जितना ये लेवल ज़्यादा होता जाएगा उतनी मतलब आपकी शुगर लेवल ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि आम लोगों को भी, अगर जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साल में एक दफ़ा या 6 महीने बाद अपना HbA1c टेस्ट लाजमी करवाएं। और जो डायबिटिक्स हैं उनको तो एवरी 3 मंथ्स डॉक्टर इसका रिपीट करवाते रहते हैं ताकि उनके पता चले कि डायबिटीज़ कहाँ पर है। हो गई है डायबिटीज़, वो रोटी कितनी खा सकते हैं? चक्की वाला आटा खाएं, जौ का आटा खाएं, दिन में कितनी रोटियां खा सकते हैं, इसका बताएं। अच्छा, इसका थोड़ा सा कि अब ना डायबिटीज़ की जो मेडिसिन लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि अगर आप डायबिटीज़ का बेस्ट तरीका यही है कि आपने उसको विदाउट एनी मेडिकेशन सिर्फ अपनी डाइट से कंट्रोल करना है। अगर अपनी डाइट से कंट्रोल करना है तो फिर आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी। अब रोटी में क्या है, अब वो टाइम नहीं रह गया जो हमारी नानी दादियाँ रोटी छोड़ दें, बिल्कुल रोटी नहीं, बिल्कुल आप रोटी ना खाएं। देखिए उसके जो रोटी में है क्या, रोटी में देखिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद जो उसमें से अगर थोड़े बहुत मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं वो आप अपनी बाकी डाइट से पूरा करें। आप उसमें अपने प्रोटीन का मेन पोर्शन लें। जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में से मिल रहे हैं वो आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स अपनी दालों में से, लोबिया में से। आटा भी तो रिफाइंड नहीं होता। हाँ जी, वो रिफाइंड नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें चोकर बहुत ज़्यादा शामिल करके फिर आप ले सकते हैं। उसमें आप इस तरह करें, चोकर ऐड करें, वो फाइबर बड़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप इसबगोल उसमें ऐड करें, थोड़ा सा कोई अलसी का फाइबर ऐड करें। ये 3 चीज़ें, 2-3 चीज़ें ऐड करके अगर कोई किसी टाइम पर एक छोटी सी रोटी लेना चाहे तो वो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन इसके साथ आपकी वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अपने साथ लाजमी करें। चावल की मिकदार नहीं, चावल अगर उसका स्टार्च निकाल के कोई ले रहा है तो भी नहीं, चावल बिल्कुल मना है। देखिए चावल आप चाहे वो ब्राउन राइस लेंगे या वाइट राइस लें, वो आपकी शुगर को फौरी बढ़ाएंगे। तो चावल में तो है ही स्टार्च ना, तो आप स्टार्च तो जिस तरह पोटैटोज़ है, पोटैटोज़ में भी स्टार्च है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ को उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर नहीं अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके शुगर लेवल ज़्यादा होंगे, मेडिकेशन डिपेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी और फिर ग्रेजुअली शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है ज़रूरी है बताने के लिए, जैसे अगर आप फलों के बारे में भी कुछ बता देंगे? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा डाइट सेब खा सकते हैं, जी जी बिल्कुल, मैं डाइट के बारे में टाइम में भी मुझे लगता है फल का टाइम भी है टाइम, जी जी बिल्कुल। इसका मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ तो आप हर चीज़ खा सकते हैं। मीट पोर्शन में से अगर आपका मीट ग्रुप जो है उसमें से हर चीज़ आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में से लेने का टाइम ये है कि आपने फ्रूट्स वो वाले लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि एक फ्रूट आपकी बॉडी में जाके कितने ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। हमें कैसे पता चलेगा? सिंपली आप गूगल करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ एप्पल, वहाँ पे वो आपको बता देगा कि इसका खाना भी गूगल के बगैर नहीं खा सकता। ये आपके देखिए बेसिकली कुछ ऐसे हैं, जिस तरह आजकल अगर कोई सीजनल फ्रूट्स की बात करूँ, ग्रेप फ्रूट है, गावा है, आप पीच है, एप्पल है, और इसके अलावा आप और ऑरेंज है। जी जी बिल्कुल। आप लेने का तरीका ये है कि आप नहीं, अंगूर, मैंगो, मेलन, इनमें बहुत ज़्यादा जी, केला भी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। पपीता खा सकते हैं? पपीता नहीं, पपीते का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी की शुगर कंट्रोल है तो वो बिल्कुल ले सकता है। उसका तरीका ये है कि आपने खाने के साथ नहीं लेना, खाने के 2 घंटे के वक्फे से लेना है। लाइक आप बिटवीन द 2 मील्स ले सकते हैं, और उसको ऐसे लें कि आपने या तो उसको वॉक से पहले ले लें या वॉक के बाद ले लें, ताकि जो आप कंज्यूम करें, इवन अगर किसी की शुगर कंट्रोल है तो वो केला भी ले सकता है, अंगूर भी ले सकता है, लेकिन साथ थोड़ी देर अपनी 20 मिनट 25 मिनट्स वॉक कर ले, और ताकि जो आपकी उससे शुगर बनी है वो सेल्स यूटिलाइज कर लें और आपका शुगर लेवल स्पाइक ना करे। और इसके अलावा वेजिटेबल्स, आलू के अलावा सब खा सकते हैं। और ये जो ज़मीन के अंदर की सब्जियों की बात की जाती है और ज़मीन से ऊपर की सब्जियां, ये भी शुगर के लिए कौन सी सही है? अच्छा, इसका ये है कि आप आलू के अलावा बाकी तमाम सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन जो रूट वेजिटेबल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर खा सकते हैं। शकरकंदी और आलू की एक फैमिली है, आलू वाली फैमिली, इसमें अरवी भी आ जाती है, तो इनको अवॉइड करना है। बाकी जो जिस तरह शलगम है, गाजर है, मूली है, इनको आप सलाद की सूरत में लें। अगर इनको आप पका के लेंगे ना तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो ज़मीनी सब्जियां हैं इनको आप सलाद में ले लें, और बाकी तमाम सब्जियां आप सलाद में भी ले सकते हैं और पका के भी ले सकते हैं। वो आप कम्प्लीटली सेफ हैं डायबिटिक्स के लिए। और कौन सी सबसे अच्छी सब्जी है जिसको खाएं तो थोड़ी सी शुगर नॉर्मल भी रहती? सारी ही सब्जियां अच्छी हैं। कुछ जो हमारे इवन लोग समझते हैं कि शायद करेले बहुत अच्छे हैं शुगर के लिए, ऐसे वैसे कोई रिसर्चेस है ही नहीं कि जो इसको फिक्स कर दे कि हाँ भाई शुगर करेले खाने से आपका शुगर लेवल इतना सेट रहता है। जितनी भी सब्जियां हैं, ज़मीनी सब्जियों के अलावा आप पका के ले रहे हैं, उसकी एक साथ सलाद के साथ ले रहे हैं या पका के ले रहे हैं, तो वो आपके शुगर लेवल को राइज़ नहीं करते, वो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ाखरा आतिफ़ हमारे साथ थी। आई होप आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा साथ दीजिएगा और मंडे को फिर हमसे मुलाकात कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।